स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो देखिए, इस लेक्चर को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये हम पढ़ते क्यों हैं और इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आई है ये चीज़ पढ़ने की। ठीक है, वो क्या ज़रूरत है पेश आई है। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने बात करी थी भाई, वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं ग्राफिकली, उसकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, हमने हेड टू टेल रूल, अलजेब्रिकली। ठीक है, ये सारी हमने चीज़ें देखी। फिर हमने देखा यार कि उसकी जब दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास दो वेक्टर्स को मिलाने से एक रिजल्टेंट वेक्टर बनता है। तो उस वेक्टर की मैथमेटिकली या अलजेब्रिकली कह लूँ मैं, उसकी मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे, तो वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखी, जो कि ज्योमेट्रिक वे था हमारे पास। ठीक है, तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था हमारे पास। अगर हम देखें, ये जो हमने एंगल्स निकाले सारे पिछले लेक्चर के अंदर, तो ये हमारे पास काफ़ी मुश्किल मेथड था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो वेक्टर्स हों जब तो ये आसान है, जब दो से ज़ायद वेक्टर हों तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। हमने दो वेक्टर को तो ऐड कर लिया आसानी से, फिर हमने जब तीन वेक्टर्स लिए थे जैसे ये वाले, फिर हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, मगर हमने निकाल लिया था। ठीक है, तो ये हमारे पास जो मेथड होता है ये काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम एक और तरीका देखने चाह रहे हैं जिसमें हम वेक्टर को इस तरह से रिजॉल्व करें कि हमारी जो एडिशन है वो आराम से हो जाए। कौन सी एडिशन? उसकी मैग्नीट्यूड, जब दो वेक्टर मिलके सम होते हैं, प्लस होते हैं, तो उसकी मैग्नीट्यूड हम बिल्कुल आसानी से निकाल लें। चाहे वो हमारे पास एक्स वाई प्लेन हो, चाहे वो हमारे पास एक्स वाई जेड प्लेन हो, थ्री डी प्लेन हो या टू डायमेंशन प्लेन हो, तो सबके लिए हम एक ऐसा मेथड निकालेंगे जिससे हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। हमें इतने लंबे चौड़े एंगल, फिर इसकी ये चीज़ें निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ हम क्या करेंगे, उसको कंपोनेंट्स में उसको एक वेक्टर को तोड़ेंगे, उसको मिला देंगे और हमारा काम हो जाएगा। अब भाई, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रेजोल्यूशन क्या होते हैं? तो रेजोल्यूशन, हमारे पास एक वेक्टर को हम टुकड़ों में तोड़ देते हैं ना, तो उसको रेजोल्यूशन बोलते हैं। और जब दो वेक्टर, हमारे एक वेक्टर जब दो टुकड़ों में टूट जाता है, उसको उसके कंपोनेंट्स बोलते हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक वेक्टर है। ठीक है, अगर मैं, ये मेरे पास है 5 न्यूटन का एक वेक्टर है। अगर मैं एक वेक्टर इस डायरेक्शन में बना लूँ, इसी डायरेक्शन में दो, बल्कि इसको बोलता हूँ, ये मेरे पास जो है ना 2 न्यूटन का है, और एक ये मेरे पास है 3 न्यूटन का। सही है, तो मेरे पास ये 3 न्यूटन का है, ये 2 न्यूटन का है, तो एक ही वेक्टर को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ लिया है। इस तोड़ने को बोलते हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और जो हमारे पास इस 5 जो हमारे पास वेक्टर था, ये इसकी क्या है, इसके कंपोनेंट्स है। ये दो वेक्टर को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे पास ये वाला वेक्टर आएगा। सही है ना, जो कि हमारे पास ऊपर है। अब क्या हमारे पास एक वेक्टर इसी तरह से टूटेगा? क्या हमारे पास कोई भी वेक्टर हुआ, हमने इसको ऐसे तोड़ दिया, हमने कह दिया भाई ये एक हमारे पास वेक्टर इतना है, जो कि मेरे पास, मैं कह लेता हूँ एक वेक्टर इतना है। ये अगर मेरे पास 6 न्यूटन का है तो इसको मैं कहता हूँ भाई एक 2 न्यूटन है। और ये मेरे पास, बल्कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 1 न्यूटन है, और ये मेरे पास ये है 5 न्यूटन। अगर फोर्स वेक्टर है तो हर बार ऐसे ही तोड़ेंगे, ये इसके कंपोनेंट्स बन गए। तो इसके कंपोनेंट्स हमेशा ऐसे ही होंगे? नहीं, इसके कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं, किसी और डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। वो मैं आगे बताऊंगा भाई किस तरह से होंगे। ठीक है ना, मगर उससे पहले एक हम कॉन्सेप्ट समझते हैं ताकि आपको जो है ना बेहतर आइडिया हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह से, और ये मैं इस तरह से बना लेता हूँ भाई, एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास। सही है, अब एक बंदा आता है। सही है, बल्कि ये ऑब्जेक्ट मैं कह लेता हूँ कुछ हमारे पास जो है ना यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर भी सही है, यहाँ पर, यहीं पर ही सही है। ठीक है, बल्कि यहाँ पर बनाते हैं इसको, ताकि जो है ना हमें स्पेस मिले। एक बंदा आता है, मैं ये बोलता हूँ वो बंदा आया, उस बंदे ने यहाँ पर फोर्स लगाई, आकर क्या करा, इस डायरेक्शन में उसने फोर्स लगाई। ये वेक्टर नहीं बना रहा हूं मैं, याद रहे, ये वेक्टर नहीं बना रहा। उस बंदे ने इस डायरेक्शन में क्या करी, फोर्स लगाई। सही है, कितनी फोर्स लगाई, मैं उसका वेक्टर इसी डायरेक्शन में बना लेता हूँ। वो जो वेक्टर बनेगा वो यही कुछ वेक्टर बनेगा वो तो। सही है, तो इसको मैं यहाँ पर लेके आ जाता हूँ भाई। सही है, तो वो मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है ना
उसने इतनी फोर्स लगाई, बल्कि मैं एक काम ये करता हूँ, एक ठीक तरह से वेक्टर लगाता हूँ, बनाता हूँ, एक वेक्टर बना लेता हूँ मैं, सही है ना। इसको रहने देता हूँ, डायरेक्शन यही रखनी है मुझे सब कुछ। और मेरे पास जो है ना डायरेक्शन मुझे यही रखनी है, और मैं कहता हूँ कि भाई एक बंदा आया, सही है, और ये डायरेक्शन जो है ना ये इधर आ गए, सही है। ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया, बल्कि इसकी लेंथ जो है मैं और लंबी कर लेता हूँ, सही है। इस बंदे ने कितनी फोर्स लगाई इधर, लेट सपोज मैं कह लेता हूं इस बंदे ने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई। वो वेक्टर मैंने बना लिया है, डायरेक्शन भी इधर बना ली मैंने, ठीक है। और कितनी फोर्स, कितना बड़ा वेक्टर, यानी कितनी क्वांटिटी में फोर्स लग रही है, वो इधर, वो फोर्स नहीं बता रहा, फोर्स इधर ही बता रहा है। इधर सिर्फ बता रहे कि भाई एक बंदा धकेल रहा है इस ऑब्जेक्ट को, सही है। उस बंदे ने ऑब्जेक्ट, अब ऐसा नहीं है कि वो इतना फासला तय करेगा, ये तो क्या है, ये आपके पास फोर्स की मैग्नीट्यूड की लंबाई कितनी है। अब जाहिर सी बात है वो जितनी फोर्स लगाएगा, जितनी देर तक वो इधर जाता जाएगा, मूव करता जाएगा, सही है। तो मूव करता जाएगा, ठीक है भाई, मूव हो गया। इसको मैं जो है ना यहाँ पर लेके आ जाता हूँ, बंदे ने फोर्स लगाई, ठीक है। वो जो है मूव करते हुए एग्जैक्टली यहाँ पहुंच गया, कहीं यहाँ पर पहुंच गया भाई। मिसाल के तौर पे वो बंदा जो है, उस बंदे ने यहाँ पर फोर्स लगाई, और ये यहाँ तक जो है यहाँ पर मूव करते हुए पहुंच गया, सही है। ये बस यहाँ पर उसने कोई फासला तय कर लिया, सही है। अब इतना फासला उसने कोई तय किया, इतना फासला उसने तय कर लिया, ठीक है। इस बंदे ने फोर्स कितनी लगाई, 5 न्यूटन की, सही है। उसने उसको मिसाल के तौर पे इधर खिसका लिया 5 मीटर तक, या 5 सेंटीमीटर, जो भी, आप उसको मत देखो, ठीक है। अब आप एक दूसरे नजरिए से सोचो, क्या आप उल्टा सोचो, आप बोलो इस बंदे ने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, तिरछी, यानी इंक्लिनेशन बननी है। अगर मैं देखूं भाई राइट साइड पे इसने कोई फोर्स लगाई है, तो आप बोलो नहीं भाई राइट साइड पे तो नहीं है वेक्टर। आप बोलो ऊपर लगी, आप बोलो नहीं इधर नहीं लगी। आप उल्टा सोचो, आप क्या बोलो, आप बोलो कि ये एक बंदा नहीं था। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई इधर एक बंदे ने फोर्स नहीं लगाई है। बात को समझो क्या बोल रहा हूं। आप उल्टा सोचो, आप मान लो लगाई एक बंदे ने फोर्स है, आप उल्टा सोचो, आप बोलो यार ऐसे भी तो हो सकता है कि जरूरी है कि एक बंदा ही एक ही डायरेक्शन में कुछ कोई चीज सरकाए। आप बोलो भाई एक बंदे ने इधर, 2 बंदे ने फोर्स लगाई है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, मगर इस तरह से नहीं बोलो, 2 बंदे बोलो। आप बोलो भाई एक बंदे ने यहां से फोर्स लगाई है राइट साइड पे, अगर इसको एक्स एक्सिस में मानू तो आप बोलोगे भाई एक्स की तरफ एक बंदे ने फोर्स लगाई है, एक बंदे ने वाई की तरफ फोर्स लगाई है। बात को समझ लो, बात को समझो क्या बोलना चाह रहा हूं। एक बंदा जो था, हम ऐसा मान रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं यार, इस एक बंदे ने टेढ़ी फोर्स लगाई, उसको भूल जाओ। आप बोलो यार 2 बंदे ने लगाई, एक बंदे ने, ये हमारे पास कुछ इस तरह से फोर्स लगी है। अगर ये मैं एक्स एक्सिस बनाऊं, एक्स एक्सिस बना लूं इधर, और वाई एक्सिस बना लूं, तो आप बोलो यार एक बंदे इधर, बल्कि एक बंदा नहीं था, एक बंदा वाई की तरफ फोर्स लगा रहा था, एक बंदा एक्स की तरफ फोर्स लगा रहा था, सही है। एक्स वाला बंदा जो फोर्स लगा रहा था, वो मिसाल के तौर पे लगा रहा था, मैं कह लेता हूं मिसाल के तौर पे, वो फोर्स लगा रहा था 4 न्यूटन की। ये मैंने वेक्टर बना लिया उसका, 4 न्यूटन, सही है। ये 4 न्यूटन की फोर्स लगा रहा था बंदा, और इधर फोर्स वेक्टर, फोर्स दो इधर जो है धकेलने की बात हो रही है। एक बंदा यहां से धक्का दे रहा है, एक बंदा यहां से धक्का दे रहा है, तो जाहिर सी बात है ना इधर जाएगा ये, ना इधर जाएगा, ये कहीं बीच में ही जाएगा, जो कि इधर बीच में गया है। ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी है कि एक बंदा ही इस तरफ सरकाए, 2 बंदे भी तो अलग अलग फोर्सेस, क्योंकि अब आप इस बंदे को भूल जाओ। अगर आप खुद सोचो, अगर यार ये बंदा नहीं होता और एक बंदा ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगाता, एक बंदा इधर फोर्स लगाता, ये ऊपर भी नहीं जाता, क्योंकि ये साइड वाला बंदा रोकता, ये इधर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि नीचे ये बंदा ऊपर की तरफ धकेल रहा है, तो ये ना इधर जाता, ना ये इधर जाता, ना ये इधर जाता। ये कुछ इस तरह से इनका दरमियान का देखें तो ये बिल्कुल सीधा जाता। तो आप इसको इस तरह से बोलो। तो हम बोले यार नीचे वाले बंदे ने जो फोर्स, इस राइट साइड पे बंदे ने कुछ 4 न्यूटन की फोर्स लगाई, सही है। और हमारे पास ऊपर वाले बंदे ने जो है, ऊपर वाले बंदे ने 3 न्यूटन की फोर्स लगाई है,
सही है, ऊपर वाले बंदे ने 3 न्यूटन की फोर्स लगाई है मिसाल के तौर पे, सही है, हम ऐसा सोच रहे हैं, ठीक है। तो यानी हमने क्या कर लिया, अब आप सोचो, ये एक ही फोर्स बननी थी ना, हमने इसको लगाई, एक बंदे ने एक फोर्स, हमने इस तरह से उसको तोड़ा, हमने उसकी बात को घुमा दिया, हमने क्या बोला यार, एक बंदा नहीं था, दो बंदे थे, दो बंदे ने, एक बंदे ने एक्स एक्सिस की तरफ या सीधे हाथ की तरफ 4 न्यूटन की फोर्स लगाई, ऊपर वाले बंदे ने 3 न्यूटन की फोर्स बनाई। अगर इस फोर्स को मैं कैलकुलेट करूं कितना बनता है, ये मेरे पास अगर हाइपोटेन्यूज मान लो, इसको मैं राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हमें हमें क्या कहता है, हमारे पास 5 न्यूटन इज इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूज है, और हमारे पास क्या आ गया 3 न्यूटन, इसका होल स्क्वायर, सही है ना, बल्कि मैग्नीट्यूड लेता हूं मैं सिर्फ इसकी, 5 न्यूटन इज इक्वल टू 3 प्लस 4, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 25, सही है ना, ये कितना आ जाएगा 25 प्लस, सही है ना, ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना आ गया 25 ही आ गया। तो हमने देखा यार, जो उसने 4 न्यूटन की फोर्स लगाई थी, सही है, इसको भी स्क्वायर कर लो, इसको भी रूट कर लो, तो मेरे पास 5। तो हमने बोला यार, जो एक बंदे ने फोर्स लगाई थी, हमने उसको इस तरह से बात करी घुमाकर, हमने बोला भाई एक बंदा नहीं था, दो बंदे थे, और उन दोनों बंदों की मुझे पता था इसका जो प्रोजेक्ट आएगा वो इतना ही आएगा, तो मैंने इस तरह से मैंने उनको फोर्स लगवाई, या मैंने इस तरह से बात करी कि बंदे जो है, अगर दो बंदे होते एक की जगह और वो इतनी इतनी फोर्स लगाते, तो जब भी यही इतनी ही फोर्स बनती। अब चाहे आप जो है एक बंदे से 4 न्यूटन की सीधे हाथ की तरफ फोर्स लगवा लो, और एक बंदे से आप 3 न्यूटन की फोर्स लगवा लो, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ये 5 न्यूटन का ही आएगा, सही है। ये आप एक ही बंदे से 5 न्यूटन के इस डायरेक्शन में लगवा लो, मगर हमें क्या करना है, हमें उसको कंपोनेंट्स में तोड़ना है एक वेक्टर को, क्योंकि हमारे पास इधर था ही एक बंदा, दो नहीं थे। ये तो हमने बात करी इजाफी, एक बंदा था, हमने उसको इस तरह से बात करी यार, अगर दो बंदे होते तो इतनी, एक बंदा इस तरफ फोर्स लगाता इस तरफ, और एक बंदा इस तरफ फोर्स लगाता, तो हमारे पास यही वाली फोर्स बनती। तो हमने क्या करा, हमने दो वेक्टर्स के अंदर उसको तोड़ लिया है। ये हमारे पास 4 न्यूटन का जो वेक्टर था, इसको हमने क्या करा, इसके हमने माना कि भाई इतनी इधर फोर्स होती, और इसके साथ हम क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको डायरेक्शन देने के लिए एक्स, हमें ये एक वेक्टर बन गया, ये पूरा, ये हमारे पास सिर्फ क्या थी, फोर्स थी, मगर अब हमारे पास ये पूरा वेक्टर बन गया, क्योंकि हमारे पास सिर्फ डायरेक्शन किसने दे दी, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो होता है वो हमें क्या करता है, डायरेक्शन तो देता है ना। ये हमारे पास 5 न्यूटन का वेक्टर था, जो कि मिसाल के तौर पे मैं कह लेता हूँ कोई 30 या कुछ भी एंगल बना रहा था, मगर अब आप देखो, इसको हमने दो वेक्टर्स के अंदर तोड़ा है, तो ये तो हमारे पास एक्स और वाई की तरफ जो डायरेक्शन आई है, वो हम एक्स को मल्टीप्लाई करवा के, जाहिर सी बात है इधर मैं एक्स ही कह रहा हूं ना, तो हमारे पास इस तरह से हम इसको क्या करा, हमने रिजोल्व किया, इस वेक्टर को था हमने रिजोल्व किया इनटू दो वेक्टर्स के अंदर, हमने इसको दो वेक्टर्स के अंदर तोड़ लिया, सही है। तो ये हमारा होता है कि एक वेक्टर को हम उसके दो कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा भी मैं आपको बताऊंगा। इसका फायदा ये होता है, ये एक वेक्टर है, सही है, इसको हम इस तरह से इसके कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, फिर एक और वेक्टर होगा कोई, उसको उसको कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, सही है, फिर उसके जब कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, अब जाहिर सी बात है, ये एक हमारे पास वेक्टर था 5, इसको मैंने दो वेक्टर्स में तोड़ा है, जो कि मेरे पास एक मैग्नीट्यूड बना रहा है 5 की, सही है, एक मेरे पास बना रहा है कितनी, एक मेरे पास 3 की, सही है। अब ये हमारे पास क्या है, 3 न्यूटन थी, और ये क्या है, ये 4 न्यूटन थी, मगर इनकी जो डायरेक्शन है, ये तो मैंने अभी मुंह से कही कि एक्स वाई जेड मैंने दी है। अगर इनके पास जब दो वेक्टर्स के अंदर हम तोड़ेंगे, तो उसको हम डायरेक्शन किस तरह से देंगे, उसके जो कंपोनेंट्स बनाएंगे, तो जब हम उसके दो कंपोनेंट्स बनाएंगे एक्स वाई प्लेन के अंदर, तो हम जो एक्स की तरफ फोर्स लगाएंगे, उसको हम उसके यूनिक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली एक वेक्टर बन जाएगा, जो कि एक मैं वेक्टर मान रहा था। और एक्चुअल वेक्टर कैसे बनेगा, हम बोलेंगे भाई आई हैट क्या है, एक्स की तरफ फोर्स लग रही है, यानी ये एक वेक्टर आ गया है, जिसकी वो कैसा वेक्टर है, यानी ये हमारे पास था यूनिक वेक्टर मल्टीप्लाई हुआ, ये पूरा वेक्टर बन गया, सही है। तो हमारे पास 5 न्यूटन का एक वेक्टर बन गया, जिसको मैं एक्स वेक्टर के लूं कैपिटल में, तो हमारे पास क्या है 4 न्यूटन, डायरेक्शन क्या है आई, और एक हमारे पास वाई वेक्टर है, सही है।
y वेक्टर आ गया तो हमारे पास ये क्या है 3 न्यूटन। डायरेक्शन क्या देंगे इसको, y की देंगे, तो y के लिए हम क्या यूज करते हैं जे कैप, तो जे कैप आ गया, ये आई कैप आ गया। और अगर मुझे f वेक्टर हो तो मैं क्या बोलूंगा x प्लस एक्स इज एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, या तो मैं क्या लिख सकता हूं, इधर मैं लिख लूं भाई ये मेरे पास कोई एफ वेक्टर था, सही है, या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं एक्स किसके बराबर है 3 न्यूटन। 3 अब जाहिर सी बात है, अब वो वेक्टर क्या होगा उसको हम नहीं देखते हैं भाई, किसका है, फोर्स का है, फोर्स का है या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का है। हम सिर्फ वो कोई भी वेक्टर हो, क्योंकि अभी वेक्टर्स के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो हम ये तो नहीं पढ़ेंगे भाई वो फोर्स का है क्या है, वो जब जो हम फिजिक्स में चीज या मैथमेटिक्स में जब हम चीज पढ़ेंगे कोई भी डिस्प्लेसमेंट के लिए वेक्टर यूज होगा, तो वो हम जब उसका यूनिट जो है वो डिस्प्लेसमेंट वाला यानी मीटर लगा लेंगे। तो अभी हम कोई भी इसके अंदर जो है वो नहीं लगाएंगे, सही है ना, यानी इसके अंदर हम क्या करेंगे कोई भी यूनिट नहीं लगाएंगे जो कि मैग्नीट्यूड वाला है। हम सिंपल क्या बोलेंगे 3 जे कैप, बल्कि एक्स को पहले लिखते हैं हमेशा, हम बोलेंगे भाई ये एक्स है, तो हम क्या बोलेंगे इधर जो है हमारे पास ये 4 i कैप प्लस 3 जे कैप, ये हमारे पास वेक्टर आ गया है। अब इस ये हमारे पास जो वेक्टर है एफ वेक्टर, इन दोनों को मिलाकर ये एफ वेक्टर बनना है, जो कि हमारे पास पहले एफ वेक्टर क्या था। अब इससे क्या हुआ, इससे हमें उसकी डायरेक्शन पर भी पता चल गई। डायरेक्शन कैसे पता चली, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, एक आप बात सोचो कि जब हमारे पास ये वेक्टर था, जब ये सिर्फ अकेला वेक्टर था तो ना कोई एक्स वाई प्लेन के ऊपर था, ना ही ये किसी चीज के ऊपर था, सही है, सिर्फ हमारे पास क्या था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास एक वेक्टर था सिंपल। हमने इसको क्या करा, हमने एक्स वाई प्लेन लिया, एक्स वाई, अब इसकी कोई डायरेक्शन हमें तो नहीं पता भाई किस तरफ है, किसी ना किसी चीज को तो रेफरेंस रख के मानेंगे ना भाई, एक्स वाई प्लेन को ही रेफरेंस मानेंगे, वरना तो ये अननोन है, प्लेन के ऊपर पड़ा हुआ है, कहाँ जा रहा है किसी को थोड़ी पता है। अगर आप जैसे आप कोई चीज कहीं रखी हुई है, वो कहीं भी दुनिया में पड़ी हुई हो सकती है, कहीं भी जमीन पे पड़ी हो सकती है, अगर आप उस कोई आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और आपके इसके साथ नीचे खड़े हो, यहाँ पर आप खड़े हो, तो आप क्या बोलोगे भाई ये आपके सामने है ये चीज, सही है। अगर आप इधर खड़े हुए हो तो आप क्या बोलोगे, आपके ये राइट साइड पर है ये चीज, सही है। अगर ये आप इधर हो ही नहीं और ये कहीं पड़ा हुआ हो तो वो किधर क्या पड़ा हुआ है तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, अगर आप अपने आप को रेफरेंस रखते हुए आप मानो तो आप बोलोगे भाई ये मेरे राइट साइड पे, अगर आपके दोस्त के रेफरेंस को रखते हुए मानो तो बोलेगा वो उसके सामने। तो रेफरेंस रखना पड़ता है जहां पर वेक्टर को, ताकि हम उसको उसकी उसकी कंपोनेंट्स में तोड़ सकें और उसको आसानी से हम निकाल सकें। कैसे, अब हम क्या करते हैं, जो इसको हमारे पास जो वेक्टर होता है उसका रेफरेंस हम क्या रखते हैं, उसका रेफरेंस हम रखते हैं एक्स वाई प्लेन और एक्स वाई जेड प्लेन, 3 डायमेंशन प्लेन पे भी और 2 डायमेंशन प्लेन में भी, क्योंकि यही सब हम इसी में पढ़ने वाले हैं। तो हम अगर 2 डायमेंशन से शुरू करें तो हम सिंपल क्या करेंगे, जो भी वेक्टर होगा उसको मूव करवाते हुए एक्स वाई प्लेन के ऊपर लेके आएंगे, इस तरह से लेकर आएंगे, उसको एक पोजीशन वेक्टर बना लेंगे ताकि हमारी बात आसान हो जाए। जब एक्स वाई प्लेन के ऊपर आ जाएगा तो हम ये एक वेक्टर जो था उसको मैं किस तरह से तोड़ूंगा, उसको एक्स कंपोनेंट में तोड़ूंगा, यानी प्रोजेक्शन ऑफ एक्स, यानी ऊपर से अगर मैं लाइट इधर से कोई लाइट दिखाऊंगा तो मेरे पास ये क्या आएगी, बल्कि लाइट नहीं, तो ये मेरे पास क्या है, प्रोजेक्शन बन रही है एक्स की तरफ, सही है ना। तो ये मैंने इसको 2 कंपोनेंट्स में तोड़ लिया इसके, इस तरह से। ये आपको पता है ये एक्स है डिस्टेंस, ये मैग्नीट्यूड कह लो, ये हमारे पास वाई है। हम क्या बोलेंगे, ये जो एफ वेक्टर था ये हमारे पास जो है इस वाले वेक्टर से मिलके बना। ये एक इतनी फोर्स लगी हमारे पास, जो कि जिसको मैं कह रहा हूं 4 न्यूटन की, एग्जैक्टली अभी फिगर नहीं बना रहा हूं मैं, सिर्फ समझा रहा हूं। अगर देखें तो ये हमारे पास बराबर ही लगी है, सही है। एक फोर्स हमारे पास कहीं ऊपर की तरफ लगी 3 न्यूटन की। अभी ये सेम टू सेम है, इसमें मत जाना, आप बोलो यार ये एक ही लेंथ लग रही है, इसके ऊपर नहीं जाओ, बात को समझो। तो आप बोलो यार ये एक फोर्स को आप जब उसके ऊपर प्लेन के ऊपर लेके आए तो आप उल्टा बोलो यार ये एक फोर्स नहीं थी, ये 2 फोर्सेस थी, जब उनके हमने मिलाया तो हमारे पास ये वाली फोर्स बनी। आप हेड टू टेल रूल भी मिलाओगे तो जब भी यही आएगा, हेड टू टेल रूल अगर मैं इधर लेकर आऊं, सही है,
अगर मैं यहाँ से ख़त्म कर लूँ इसको, और अगर ये मेरे पास हेड टू टेल रूल जो है, अगर इसको मैं सही तरह से यहाँ से बनाता हूँ, सही है, तो ये आप देखो ये हेड टू टेल रूल मिला है, तो एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पर बना है, थोड़ा सा तिरछा बना है। तो आप इस तरह से उसको तोड़ोगे, इस तरह से आप दो उसके अंदर तोड़ लोगे, और जो एक्स की तरफ होगा कंपोनेंट्स, सही है, तो वो आप क्या बोलोगे, यानी अगर टू डायमेंशन में एक वेक्टर की बात हो रही है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, वेक्टर ए अगर मैं सपोज कर लूं, तो आप जब एक्स वाई प्लेन के ऊपर बात करोगे तो आप ऐसा मानोगे कि वो वेक्टर आपके पास जो है दो वेक्टर से मिलके बना है। कौन कौन से? आई है, आई कैप प्लस जे कैप। अब मैग्नीट्यूड क्या है वो हमें नहीं पता, अभी फिलहाल के लिए मैं कह रहा हूं आई कैप और जे कैप, सही है। आई कैप क्या है, वो बोल रहा है भाई एक्स की तरफ, यानी आई जे एक्स की तरफ उसने इतनी इतनी उसकी वो वेक्टर एक्स की तरफ था, और जो भी मैग्नीट्यूड होगी वो साथ में इधर लिखी हुई होगी, सही है, और जे की तरफ जो भी उसकी मैग्नीट्यूड होगी वो इधर लिखी हुई होगी, वो हम निकालेंगे। तो हम उसको क्या करेंगे, दो वेक्टर्स के, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ लेंगे, एक्स और वाई में। अगर एक हमारे पास थ्री डायमेंशन प्लेन होगा तो हम उसको कितने हिस्सों में तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे उसको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इनकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो क्या होगी वो हम आगे देखेंगे, मगर हम उसको तीन, अगर थ्री डायमेंशन में होगा तो तीन उसमें तोड़ लेंगे। तीन उस, अच्छा, इसको तोड़ने से ऐसे क्या फर्क पड़ेगा भाई, ऐसा फर्क ये पड़ेगा, जैसे हमारे पास ये ए वेक्टर है और दूसरा हमारे पास, अभी टू डायमेंशन में ही रह के बात करें, ये थ्री डायमेंशन के लिए, एक हमारे पास वेक्टर है बी, और इसके हमारे पास, इसको भी, इसको कंपोनेंट्स में तोड़ लिया है, वो मैं बताऊंगा किस तरह से तोड़ेंगे, ये तो अभी फिलहाल आइडिया दे रहा था। उसको भी हम आई कैप प्लस जे कैप के अंदर तोड़ेंगे उसको भी हम। फिर जब उनको एडिशन करना होगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना होगी, तो हम सिंपल पता है क्या करेंगे, सिंपल हम ये करेंगे कि आई को आई में मिलाएंगे, जे को जे में मिलाएंगे, और जो भी वैल्यू आएगी तो वो हमारे पास क्या आएगी, कोई सी वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर बन के आएगा। जब रिजल्टेंट वेक्टर बन के आएगा तो मेरे पास ये टोटल आई कैप हो जाएगा, जो कि दो दफा जमा होके टू आई कैप या जितना भी बनेगा, और इधर हमारे पास प्लस जे कैप हो जाएगा जो कि फाइनल आएगा। और फिर ये हमारे पास x है, यानी ये x होगा, मिसाल आई क्योंकि x है, और ये y होगा, तो फिर जो भी होगा आप x y ऐसे रख के पाइथागोरस थ्योरम निकाल के आप मैग्नीट्यूड निकालोगे, सिंपल, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, दो वेक्टर्स लेंगे, ठीक है, दो वेक्टर्स को उनको आई और जे जो हमारे पास है या कैप के लो में, इनको उसके कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, एक्स वाई कंपोनेंट्स में, ठीक है, आई और जे का मतलब एक्स वाई, तो उसके एक्स वाई कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, दूसरे वेक्टर जो होगा उसके भी एक्स वाई कंपोनेंट्स तोड़ेंगे, फिर उसको हम सम करेंगे, और फिर रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से निकलेगा अब हम वो देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं इरेज करता हूँ सारा कुछ सबसे पहले। अब स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इनको एक नाम दे देंगे, ठीक है, हम इनको कह देंगे भाई ये वेक्टर हमारे पास कोई ए वेक्टर है, और ये हमारे पास कोई बी वेक्टर है, सही है। अब जो है हमें क्या करना है, हमें सिंपली करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, जो कि हमारे पास एक रिजल्टेंट आर वेक्टर आएगा, जिसको मैं रिजल्टेंट कह रहा हूँ, वो क्या आएगा, सही है, ग्राफिकली तो हमने देखा हुआ है। अब हम इसके इसके कंपोनेंट्स के मुताबिक इसके हम कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ग्राफिकली मैंने एक प्लेन यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद दोनों के कंपोनेंट्स ढूंढ कर या तलाश कर कर, ठीक है ना, हम उनको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे सिंपली, फिर जो भी उनको ऐड करने से वेक्टर आएगा वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अब ये हमारे पास जो है ना वेक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके पास सिंपली कोई प्लेन नहीं है, आप सबसे पहले क्या करोगे, उस वेक्टर को उठा के इधर लेकर आओगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर बार ही आपको जो है इस तरह से वेक्टर ढूंढना पड़ेगा, या आप ऐसे सॉरी वेक्टर जो है आप इस तरह से उठा के इसके ऊपर लाओगे, ये तो मैं ग्राफिकली आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपके पास होगा ये कि आपको या तो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स मिलेंगे, ठीक है, या आपको दूसरी फॉर्म में दूसरी चीज मिलेगी, ठीक है, वो क्या मिलेगी मैं आपको सारी चीजें आगे बता दूंगा, ठीक है। तो ये ए वेक्टर है मेरे पास, सही है। अब इसके अगर मैं बात करूं यार, ये दो किन कंपोनेंट से मिलके बना है, तो मेरे पास इसका एक कंपोनेंट आएगा, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ये वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है, सही है ना, ये मेरे पास कोई ए वेक्टर है, और एक इसका कंपोनेंट्स हमारे पास, हमने इसको क्या करा, एक प्लेन लिया,
प्लेन कौन सा लिया, एक्स और वाई प्लेन। आप एक्स वाई जेड प्लेन भी ले सकते हैं हम, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो अभी इसको ऐसा सपोज करो यार, कोई ऐसी फोर्स थी जो कि जमीन के ऊपर ही लगी है, सही ना। जमीन से मुराद क्या, यानी आपके पास ये जमीन है और आप एक बंदा जो है यहाँ से फोर्स लगा रहा है, एक यहाँ से, अब ये 2 डायमेंशन में ही मूव करेगा कहीं, सही है ना। तो एक्स वाई प्लेन के ऊपर ही ये समझ लो ऑब्जेक्ट अगर आप रखेंगे तो ये आपको इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ या तो इस तरफ, 2 डायमेंशन में कहीं भी ये जा सकता है, ठीक है। और अगर मिसाल के तौर पे इसकी जगह गेंद होती, एक गेंद होती, एक बॉल होती, उसको आपके हवा में फेंको तो वो 3 डायरेक्शन में फोर्स फोर्स नहीं, फासला तय करती है, और फोर्स तीनों डायरेक्शन में ही लगती है। यानी एक गेंद जो है आप देखो तो वो आपके अगर एक्स वाई प्लेन के ऊपर आप कंसीडर करो तो वो राइट साइड पे भी जाएगी, इधर भी जाएगी और ऊपर की जानिब भी जाएगी, थोड़ी सी ऊपर उठ के हाइट तय करेगी। तो उसके लिए फिर हम जो है ना 3 डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम इसको फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, तो और हम इसको ऐसी फोर्स मान रहे हैं जो कि जमीन के ऊपर ही लग रही है, फिर हम बोलेंगे यार ये एक्स वाई प्लेन पे आ जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। तो सिंपली हमने क्या करा, उस वेक्टर को उठाया जिसकी हमें कोई रेफरेंस नहीं था कि क्या डायरेक्शन है क्या नहीं है, अब उसको हम एक प्लेन के ऊपर लेके आ गए जिसका इनिशियल पॉइंट या इसकी हम जो टेल है उसको हमने इसके ओरिजिन से मिला दिया। अब इसके मुताबिक क्या हुआ है स्टूडेंट्स, इसके मुताबिक इसके 2 कंपोनेंट्स बन गए हैं, सही है ना। अब इसके मुताबिक इसकी एक जो डायरेक्शन है वो भी बन गई है इस प्लेन के मुताबिक, ठीक है। और उसके कंपोनेंट्स भी बन गए। एक कंपोनेंट्स हमारे पास कौन सा बना है, एक कंपोनेंट्स हमारे पास ये वाला बना है, एक कंपोनेंट्स हमारे पास ये वाला बना है, सही है। अब ये वाला जो कंपोनेंट्स है हमारे पास क्या है, ये एक्स कंपोनेंट्स है, और ये हमारे पास क्या है, वाई कंपोनेंट्स है। प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के ऊपर जो प्रोजेक्शन आ रही है यार ये प्रोजेक्शन है, ये सही है। तो ये जो हाइट है इसको प्रोजेक्शन कह रहे हैं, यानी ऊपर से प्रोजेक्शन के क्या मतलब है, साया कह लो आप, ऊपर से आप लाइट दिखाओ, ऊपर से कोई टार्च मारो और इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो उस डायरेक्शन में लाइट नहीं जाएगी, एक साया आ जाएगा। तो ये साया बना एक्स एक्सिस के ऊपर, और इधर से अगर आप लाइट दिखा दो, कोई टार्च वगैरह दिखा दो तो आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर एक साया बनेगा जिसको आप क्या बोलो, प्रोजेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और ये जो आपके पास ये एक्स एक्सिस ये आपके पास प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, एक्स की, और किसके ऊपर बननी है आपके, वो वाई के ऊपर बननी है, ठीक है। या सिंपली आप ये भी कह सकते हो यार ये आपके पास वाई डिस्टेंस है, या एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट, जो कि बता रहे हैं यार इन दोनों कंपोनेंट से मिलकर ये वेक्टर बना है जिसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ा है। अच्छा याद रहे ये अभी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो कंपोनेंट्स होते हैं हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से आप देखना चाहो, ये अगर मैं कंपोनेंट जो कि मैंने यहाँ बनाया प्रोजेक्शन, अगर मैं इनको अच्छा ये हमारे पास क्या होते हैं, तो परपेंडिकुलर होते हैं, कैसे होते हैं वो भी बताता हूँ। दूसरी बात ये कि कंपोनेंट्स हमेशा स्केलर बिहेव करते हैं, यानी वो एक स्केलर ही होते हैं कंपोनेंट्स, ठीक है। उसको हम वेक्टर बनाते हैं, कैसे बनाते हैं अभी मैं बताता हूँ, सही है। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ वाई है और प्रोजेक्शन ऑफ एक्स जो है उसको हम हटाकर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर जो है मैं इस तरह से कर लूँ भाई, ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास इसका एक कंपोनेंट आ गया जो कि एक्स कंपोनेंट है, और ये हमारे पास क्या आ गया, वाई कंपोनेंट है। ये हमारे पास क्या है, वाई कंपोनेंट है, जिनसे मैं कह रहा हूँ यार मिलके ये वेक्टर बना है जो कि ए वेक्टर है मेरे पास। अब अभी क्या है, ये मेरे पास जो है ये स्केलर ही है, सही है ना। इसको हटा के मैं क्या करता हूँ, अगर कोई फोर्स वेक्टर है तो मैं बोलूंगा यार ये जो है ना मेरे पास अभी 2 न्यूटन की फोर्स, और मेरे पास ये कितनी है, 1 2 3 4, ये 4 न्यूटन की फोर्स है। 4 न्यूटन की फोर्स ऊपर की तरफ लगी, 2 न्यूटन की इस तरफ लगी, ठीक है। और इनको मिलाकर मेरे पास एक वेक्टर बना है। मगर ये तो फोर्स तो एक हमारे पास क्या है, वेक्टर है। मगर ये तो मैंने क्या कहा कि कंपोनेंट्स तो हमारे पास स्केलर बिहेव करते हैं, यानी वो स्केलर ही होते हैं। तो इसको हम वेक्टर कैसे बनाएंगे, तो इधर हम लेके आएंगे यूनिक वेक्टर का कॉन्सेप्ट। यूनिक वेक्टर क्या होता है, यूनिक वेक्टर हमारे पास एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि हमें एक्स वाई जेड डायरेक्शन बताता है, ठीक है। और वो क्या होता है, सिंपली उसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। अब इधर जो है यूनिक वेक्टर हमारे पास क्या होता है, जो कि एक्स एक्सिस की तरफ लाई करता है, उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। और जो वाई की तरफ होता है उसको जे से, और जो जेड की तरफ होता है उधर उसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर तो 2 डायरेक्शन है तो हम सिर्फ क्या लेंगे, आई और जे।
सही। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करवाएंगे, आई से। तो आई हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। तो देखो इतना मैग्नीट्यूड है। अब जब ये 2 न्यूटन के साथ आई मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये पूरा एक वेक्टर बन जाएगा। था पहले भी वेक्टर ये, मगर आप स्केलर मानोगे क्योंकि यूनिक वेक्टर अभी मल्टीप्लाई नहीं हुआ। अब ये वेक्टर बन गया एग्जैक्टली। ये आपके पास क्या है, एक वेक्टर बन गया जिसके पास डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन क्या है, आई, यानी एक्स की तरफ है। सही है। इधर आपके पास यूनिक वेक्टर क्या है, आई, जे। तो आपने ये जे मल्टीप्लाई कराया, ये जे कैप, और ये आपके पास क्या आ गया, आई कैप। सही है, सॉरी जे कैप और ये आई कैप। अब जब इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये पूरा एक वेक्टर बन जाएगा, जिसको मैं ठीक तरह से अगर बनाऊं तो ये इस तरह से हमारे पास बन गया। तो अब देखो ये दो वेक्टर बन गए, जिसको हम कह सकते हैं यार ये दोनों वेक्टर मिलके हमारे पास ये वाला वेक्टर बना रहे। सही है। या वही वाला कॉन्सेप्ट के दो बंदे फोर्स लगा रहे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। सही है ना, यानी दोनों बंदों की जो फोर्स लग रही है, एक इस डायरेक्शन में एक ऊपर की तरफ, तो फिर रिजल्टेंट फोर्स ये वाली बन रही है। इस तरह भी कह सकते हो। सही है। तो अब इसके कंपोनेंट्स आपको पता चल गए, एक आपके पास ये कंपोनेंट्स आ गया और एक आपके पास ये कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है भाई, ये आपके पास कंपोनेंट आ गया। तो आप इस वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, आप बोलोगे कि आपके पास जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू, अभी ये ग्राफिकली हमने निकाले। ठीक है। अब के आपके पास जो ए वेक्टर आया वो किसके बराबर आ गया। अब एक वेक्टर को हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया, यानी अब एक वेक्टर, जो एक वेक्टर था वो दो वेक्टर्स के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है एक्स वाई प्लेन के ऊपर। एक हमारे पास क्या है, हमेशा हम पहले लिखते हैं एक्स, यानी आई लिखते हैं हमेशा। तो हमारे पास क्या होगा, 2i। सही है। अच्छा एन, एन भी आप लिख लो, इधर जरूरी नहीं है आप लिखो या नहीं लिखो। तो ये एन लिखा और ये आपने क्या लिखा, आई, प्लस आपने क्या लिखा, देखो दोनों के अंदर एन एन है तो आप क्या करोगे, एन कॉमन ले लोगे बाहर। सही है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2i प्लस 4j। सही है। और आपके पास जो n है वो बाहर आ जाएगा। सही है। अब ये n क्या रिप्रेजेंट करेगा, अगर n लगा दूंगा तो आप समझोगे यार ये क्या है, फोर्स वेक्टर है। अगर मैं इधर m लगा दूंगा तो आप बोलोगे यार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, जिसको s से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। तो यूनिट जो है वो बताता है यार ये वेक्टर है क्या, फोर्स है या आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अब जब हम फोर्स की बात करेंगे तो हम बोलेंगे यार ये फोर्स वेक्टर है, जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसी तरह से अगर कोई और वेक्टर्स हम पढ़ेंगे तो उसको उसी का नाम देंगे। सही ना। अभी हम सिर्फ वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, अभी हम इस बात के ऊपर नहीं जा रहे यार ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है या फोर्स वेक्टर है। ठीक है ना। तो हम सिर्फ सिंपल क्या लिखेंगे, इधर यूनिट लिख देंगे भाई, कोई भी वेक्टर हो सकता है। सही ना। अब फोर्स जब मैं बात कर रहा था वो आपको एग्जाम्पल देने के लिए ले रहा था। अब जरूरी नहीं कि हर बार आप इसको फोर्स ही मानो। सही है। जब जिस वेक्टर को हम पढ़ेंगे उस तरफ ही हम उसको समझेंगे। ठीक है। ये वेक्टर आ गया मेरे पास, मैंने ग्राफिकली मैंने इसके कंपोनेंट्स निकाल लिए। ठीक है। अच्छा अब दो कंपोनेंट्स बन गए तो आप इससे ये बात भी देख सकते हो कि हाँ भाई ये वाकई में जो है ना ये दो वेक्टर से मिलके ही बना है, क्योंकि एक हमारे पास वेक्टर ये वाला बना है जो कि हमारे पास 2ni है, और हमारे पास जो है ये 4n या 4j कैप है। ठीक है। अगर तो अगर मैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक इनको मैं एग भी करता हूँ, ये हेड टू टेल रूल से मुताबिक। सही है ना। अगर आप जो है इस वेक्टर को उठा करके इसकी टेल्स, इसके हेड से मिलाओगे इसकी टेल को, तो आपके पास यही मिलेगा। सही है। या आप जो है इस वाले वेक्टर को जो कि एक्स एक्सिस की तरफ है, इसको उठाकर इसकी हेड से मिलाओगे इसकी टेल को, तो आपके पास यही रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। ग्राफिकली ये बात भी हमने देख ली है और हमने उनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी देख लिए हैं, जिससे हमें पता चलता है भाई उस, अगर हम उसको एक प्लेन के ऊपर रखें तो हमें बता देगा भाई एक्स और वाई की तरफ कितना उसने एंगल बनाया है। अच्छा एंगल भी है। सही है ना, हमें एंगल भी पता चल रहा है। अगर आप देखो, अगर मैं आपको यहां से दिखाऊं, सही है ना, तो इधर से एंगल भी हमें पता चल रहा है। सही है। तो ये एंगल थीटा हमारे पास बनना है कोई, जो कि किसके साथ बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि हमारे पास आई हमेशा एक्स एक्सिस के पास ही होता है। दूसरा वेक्टर देख लेते हैं भाई। अब दूसरा वेक्टर जो है, अगर मैं इसको बी वेक्टर कह रहा हूं, इसको मैं इधर लेकर आया। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी, जो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर है, तो हम देखेंगे यार जो प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर की अगर जो प्रोजेक्शन बनेगी किसके ऊपर, ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन
वाई एक्स एक्सिस। यानी मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं प्रोजेक्शन बनाऊंगा बी वेक्टर की, अगर मैं ऊपर से टार्च दिखाता हूं तो इधर साया बनेगा एक, सही है ना, इधर साया बनेगा, और जो कि वो साया किसके ऊपर बनेगा, वाई एक्सिस पे। तो वो वाई एक्सिस पे जो साया बनेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा वाई को। और अगर मैं यहाँ से टार्च या कोई लाइट दिखाता हूँ तो इधर एक साया बनेगा जिसको प्रोजेक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो हमारे पास साया बनेगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन द वाई एक्सिस। सही है, तो ये वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन बनेगी, ठीक है, जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक्स और वाई। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ये प्रोजेक्शन होती है। ठीक है, या सिंपली आप इसको क्या बोलोगे, आप बोलोगे दो वेक्टर्स, दो वेक्टर भाई कौन से, दो इस कंपोनेंट्स कौन से भाई, एक आपके पास ये एक्स कंपोनेंट्स आ गया जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, लाइक इस तरह से। ये आपके पास अगर फोर्स वेक्टर मान रहे हो तो आप बोलोगे भाई ये क्या है, 1 2 3 4 5, 5 न्यूटन का है मिसाल के तौर पे। और ये आपके पास कितना है, 1 2 3, तो आपके पास एक वेक्टर ये है, तो आप बोलोगे भाई ये क्या है, 3 न्यूटन का है। सही है, अभी ये क्या है, आपके पास सिर्फ दो कंपोनेंट्स है जो कि एज अ स्केलर बिहेव कर रहे हैं, मगर अभी ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर कब बनेंगे, जब आप इसको यूनिक वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिक वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आई कैप, तो आपके पास ये पूरा वेक्टर बन जाएगा। सही है, और जब आपके पास इतना आई जे कैप इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये पूरा वेक्टर बन जाएगा ऊपर तक। अब हम कह सकते हैं कि यार ये दो वेक्टर या दो बंदे एक ऐसी फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, दोनों की फोर्स का जो मिला जुला बना रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, वो रिजल्टेंट की है वेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात जो मैं बता रहा था, मेरे फिर से जेन से निकल गई थी, वो ये कि जब भी दो कंपोनेंट्स होते हैं एक वेक्टर के, वो परपेंडिकुलर ही होते हैं हमेशा। आप देखो इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये देखो 90 का एंगल बना रहे हैं ये दोनों कंपोनेंट्स, जो कि स्केलर थे अभी वेक्टर बन चुके हैं, और ये दोनों कंपोनेंट्स भी जो है देखो तो 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया, दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, सिंपल आप ये कहोगे। दूसरी बात स्टूडेंट्स क्या है कि हमारे पास जो है, अब जाहिर सी बात है, ये हमारे पास एक कंपोनेंट इसका जो है वो 5 आई आ रहा है, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास 3 जे आ रहा है, यानी 5 एक्स और 3 वाई। ठीक है, तो अब ये जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो भी आप देख सकते हो। ये एंगल थीटा नहीं बनाएगा, एंगल थीटा ये बना रहा है, तो ये भी कोई एंगल बनाएगा जिसको हम अल्फा बोल रहे हैं। ठीक है, आप वो एंगल भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड आप किस तरह से निकालोगे, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आप बोलोगे यार ये एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, तो आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम होता है हमारे पास जो कि एक राइट ट्रायंगल के ऊपर लगता है। ठीक है, वो क्या होता है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर क्या होती है, बेस क्या होती है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो भी एंगल हम कंसीडर कर रहे होते हैं, ये 90 का एंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसका जो एंगल ये बनता है, ये होता है 90 का एंगल। सही, एक एंगल अगर हमारे पास 90 डिग्री का बनना है या 90 डिग्री का किलो, वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है, और जिस एंगल को मुझे निकालना होता है, जिस एंगल को मैं सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि जो 90 का सामने वाली जो साइड होती है ना, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कर लो, ठीक है, और इसको आप परपेंडिकुलर बना लो। ठीक है, अब परपेंडिकुलर या इसको बेस बना लो, सही है ना, आप किसी को भी कुछ भी कह लो। ठीक है, तो आप दोनों का जब स्क्वायर करके सम करोगे और इसका स्क्वायर करोगे, आप अगर आप इसका रूट कर लो, इसका रूट कर लो, तो आपके पास जो h है वो आ जाएगा इज इक्वल टू रूट p का स्क्वायर या b का स्क्वायर प्लस आपके पास b का स्क्वायर। सही है, ये आपके पास करोगे तो आपके पास ये h आएगा जो कि आपकी मैग्नीट्यूड निकाल देगा। ठीक है ना, आपके पास ये 5J और 3n मौजूद है। अगर इसका आप h निकालना चाहते हो तो आप किस तरह से निकालोगे, 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। जो भी सोल्व करोगे आपके पास h आ जाएगा जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, ये बता रहा हूं बस मैं आपको। अगर एंगल निकालना चाहोगे
तो एंगल के लिए जब भी आप निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, आपके पास ये दोनों चीजें तो गिवन है, आपके पास ये वाली परपेंडिकुलर भी गिवन है जो कि 3 है, तो इधर हमारे पास लगता है टेन थीटा। तो टेन थीटा हमारे पास बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। सही है, तो आपके पास जो बेस है, अब जो भी आप एंगल निकालते हो ना स्टूडेंट्स, तो वो एंगल जो होता है, अगर आप इस एंगल को अंडर कंसिडर कर रहे हो, आप इसको कंसिडर कर रहे हो, तो इस एंगल के मुताबिक इसके जो सात जो इसके एडजेसेंट साइड होगी ना, यानी सात वाली, सही है, ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। अब इस एंगल के एक ये वाली साइड साथ में और एक ये वाली, तो ये वाली जो हाइपोटेन्यूज है वो तो फिक्स है, जो कि 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके सामने वाली होती है। अब इसके जो साथ वाली एक और साइड बच रही है इस अल्फा एंगल के, वो ये वाली बच रही है, तो वो हमारे पास क्या होगी, बेस होती है, और उसके जो सामने होती है ना अपोजिट, वो होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आप सिंपली इस एंगल को निकाल लोगे। सही है, अगर आप इस एंगल को निकालना चाह रहे हो तो अब आपके लिए क्या होगा, बेस ये बन जाएगी और आपके पास जो परपेंडिकुलर होगी इसके सामने वाली साइड ये बन जाएगी। सही है ना, एडजेसेंट साइड हमेशा क्या होती है, बेस होती है जिस एंगल को आप ले रहे होते हो। सही है ना, अब ये वाली भी, ये वाला तो हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, ये नहीं बनेगा। ये बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, मैंने 9th क्लास में बताई है, और स्पेशली ये मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इंजीनियरिंग वालों को तो ये सब समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उनको पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर वो बहुत वीक है। ठीक है, अच्छा, ये इस तरह से आप निकाल सकते हो। बस ये आपको मैं चीज बता रहा था, एंगल निकालना चाह रहे थे। अगर आपको ये देखना है यार, आपको एक्स एक्सिस के साथ, तो आपने एंगल देख लिया। अगर आपको देखना भाई ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो इधर से आप एक जो है लाइन खींचोगे, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। ये आपके पास क्या है, 5 आई है, और ये आपको पता है ये आपके पास 3 है, तो अब ये वाला एंगल भी निकाल सकते हो आप सिंपली। सारी चीजें आसानी से निकल सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, और मैंने ये भी बता दिया कि जो तो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और उनको निकालने का, उनकी मैग्नीट्यूड निकालने का भी तरीका बता दिया। ठीक है, अच्छा, एक और चीज मैं आपको ये बता रहा था यार, आपके पास हमेशा क्या होगा, जैसे अगर मैं ऊपर वाली अगर मैं ट्रायंगल खत्म करूं, इसको जो है ना यहाँ से मैं खत्म कर लेता हूँ। सही है, ये वाली एक ट्रायंगल मैं अभी रहने देता हूँ। सही है, और ये वाली ट्रायंगल बन रहा है। जब आपको दो, एक जैसे ये बी वेक्टर है, अगर मैं बी वेक्टर की बात करूं, तो वो हमारे पास किन दो वेक्टर से मिलके बन रहा है स्टूडेंट्स, हमारे पास बी वेक्टर जो है वो हमारे पास मिल रहा है यानी हमारे पास मिलके बन रहा है 5 आई कैप प्लस, अब कैप लगाओ या नहीं लगाओ आप देख लो खुद। ठीक है, और आपके पास क्या है 3 जे कैप। ठीक है, इन दो वेक्टर से मिलके बनना है, यानी आपके पास ये एक्स डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है। अब आपके पास होगा ये कि आपको आगे क्वेश्चन में या न्यूमेरिकल जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे उसमें ये होगा कि आपको जो है उसके कंपोनेंट्स बता देंगे। ये क्या है, कंपोनेंट्स हैं उसके, जो कि एक वेक्टर बन चुके हैं। आपको अगर कंपोनेंट्स बता देंगे तो आप जो है उसका एंगल और उसकी मैग्नीट्यूड जो है, उसकी जो मैग्नीट्यूड जो आपके पास बी वेक्टर की बनेगी, ये मैग्नीट्यूड लिखने का सिंबल है, तो मैग्नीट्यूड आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, या अगर उसने आपको जो है एंगल, यानी आपको एंगल बता दिया है और साथ में उसकी मैग्नीट्यूड भी बता दी है किसी भी वेक्टर की, जो कि अगर मेरे पास, अगर मैं लिखूं मैग्नीट्यूड अगर आपको बता दिए तो आप उसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हो। अगर कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स क्या है, एक्स और वाई, या आप उसके क्या निकाल सकते हो, एक्स और वाई। सही है ना, कंपोनेंट्स लिख लूं या एक्स और वाई के लूं, कंपोनेंट्स। सही है, कंपोनेंट्स। सही है, तो आप अगर आपको ये दोनों चीजें गिवन है, ठीक है, इसके अंदर भी दो चीजें आ जाती है, आपके पास क्या आ जाती है, एक्स और वाई आ जाता है। सही है, अगर आपको एक्स और वाई गिवन है तो आप ये निकाल सकते हो, अगर ये चीजें गिवन है तो आप ये चीज निकाल सकते हो, और बहुत सारी आप वैल्यू आपस में कैलकुलेट करके चीजें निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गई। सही है ना, अब हम अपनी बात की तरफ आते हैं, ये बताना जरूरी था। ठीक है ना, इन सारी चीजों को खत्म करता हूँ। सही है, आपको एंगल भी बताना मैंने बता दिया किस तरह से निकलता है। ठीक है, अगर कोई चीज रह गई होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सही है, अब एंगल की तो हम बात नहीं कर रहे थे, हम देख रहे थे वेक्टर एडिशन बाय कंपोनेंट्स, बाय एक्स कंपोनेंट्स। ठीक है, ये ट्रायंगल को खत्म कर रहा हूं मैं। सही है, ये मैं खत्म कर रहा हूं। ठीक है, सही है, ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर को उठा के मैं जो है ना इधर लेके आ जाता हूं।
सॉरी, इसको पहले यहाँ से ख़त्म करता हूँ। ए प्लस बी को यहाँ लेकर आता हूँ, सही है। और ये जो है ना, इसको मैं यहाँ लेके आ जाता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं रेड कलर कर लेता हूँ और इस सब को जो है मैं ये कर लेता हूँ ग्रीन, सही है। अब दो कंपोनेंट्स हमारे पास बन गए, उनके हमारे पास जो है वेक्टर्स भी बन गए हैं, ठीक है ना, उनके कंपोनेंट्स भी बन गए हैं। तो मैंने क्या कहा था, मैंने आपको ये कहा था कि जब भी हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास जब दो ए प्लस, अगर मुझे ए प्लस बी करना है, तो ए प्लस बी, ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स आए वो हमारे पास क्या आए, वो ए वेक्टर के अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स वो मेरे पास आए टू टू वो मेरे पास आए सॉरी, मेरे पास आए 2i कैप, ठीक है, प्लस हमारे पास 4j कैप, सही है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं प्लस 5i कैप प्लस प्लस, अच्छा ऐसे मैं इनको ना ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि आपको पता रहे भाई कौन सा ए और कौन सा बी है। 5i और प्लस 3j, सही है, ये हमारे पास आ गए। अब जाहिर सी बात है, सिंपल अलजेब्रिकली ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा सिंपली, अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये हमारे पास आएगा, देखो आई आई में ऐड होगा और क्या होगा, जे जे में, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 7i कैप प्लस 3j कैप, सॉरी 7j, अच्छा दोनों 7 हो जाएंगे, तो 7j कैप। तो ये मेरे पास क्या आया, रिजल्टेंट आर, ये मेरे पास क्या आया, रिजल्टेंट आर वेक्टर, ठीक है। यानी रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा उसके कंपोनेंट्स आएगा, और ये हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा, क्या ये ठीक है। यानी जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो भी दो कंपोनेंट्स में ही टूटा हुआ है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के ऊपर। अब ये बता दिया भाई, जो कंपोनेंट्स हमारे पास बनेगा, सॉरी जो वेक्टर हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा ए और बी को मिलाने से, उनके कंपोनेंट्स को मिलाने से, तो उसका जो एक कंपोनेंट्स होगा ए वाला, तो वो इतना होगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, सही है। दूसरा हमारे पास कितना होगा, 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इस तरह से वो लाई करेगा, लाइक इस तरह से, सही है, यानी इस तरह से। तो ये हमारे पास वो वेक्टर होगा आर, सही है। अब क्या ये बात ठीक है, पहले ये भी हम देखेंगे यार ऐसा वाकई में है या नहीं, ये हमने अपनी तरफ से बस लिख दिया है क्या, ऐसा है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स बना था, अगर मैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक इनको ऐड करूं, दो वेक्टर्स को, ये मैं कॉपी किया मैंने, ए वेक्टर, भले अब आपको पता है ना, आप पहले ए या बी किसी को भी कॉपी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है। मैं इसको सिर्फ इसी को लेने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास वेक्टर आया ए, भाई आप इधर लेकर आए इसको, आपने इसकी ओरिजिन पे रख लिया, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे इसको, सही है, ठीक है भाई। दूसरा वेक्टर लिया आपने, उसको कॉपी किया, या आप स्केल की मदद से लेकर आएंगे, उसको क्या करेंगे, हेड टू टेल रूल, ठीक है। ये आपने हेड टू टेल रूल लगाया, तो आपके पास जो है रिजल्टेंट वेक्टर जो आ रहा है वो लाइक इस तरह से आ रहा है। तो आपके पास जो आ रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, सही है, तो ये आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो क्या है, सही है। आप ऐसे करो, या आप इसको जो है वो आप अलग अलग करके कर लो इस तरह से, यानी b प्लस ए कर लो, आपके पास आंसर वही आएगा जो हमने पहले पढ़े में। तो हमने देखा यार, हमने एक बात देखी, अगर मैं आपको बताऊं, पहले इसको मैं ठीक तरह से यहाँ पर लिखूं, हमने एक बात यहाँ नोट करी है, इसको मैं ठीक तरह से यहाँ पर बनाऊं अगर, सही है, कि हमारे पास जो है इस जो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आर आया है, इसके हमारे पास जो कंपोनेंट्स बने, क्या वो यही वाले बने जो कि हमारे पास क्या आया था, 7i+j। तो अगर इधर मैं देखूं तो ये हमारे पास एक वेक्टर ये वाला बन रहा है, सही है, जो कि हमारे पास क्या है, 7i कैप। दूसरा हमारे पास क्या बनना है, अगर मैं देखूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। दूसरा अगर मैं देखूं तो हमारे पास एक जो है वेक्टर, एक जो वेक्टर हमारे पास बन रहा है वो यहाँ बनना है, सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास क्या है, 7 i j कैप,
तो एग्जैक्टली हमारे पास यही वही बनना है जो कि हमने अलजेब्रिक एडिशन करी। ठीक है, अब ये हो कैसे रहा, हो कैसे रहा, ये वाकई में हमारी बात ठीक है। तो सबसे पहले हमने, अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या, अगर रिजल्टिंग वेक्टर के कंपोनेंट्स, अगर मैं ए वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाता हूं इसके इनिशियल पॉइंट से, तो हमारे पास के जो कंपोनेंट्स हैं ए वेक्टर के, वो हमारे पास एक, ये देखो इसके कंपोनेंट्स हमारे पास क्या थे, ए वेक्टर के, ए वेक्टर के, देखो हमारे पास जो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स थे, हमारे पास था ये, हमारे पास था 2 आई कैप, और प्लस हमारे पास क्या था 4 जे कैप, 4 जे कैप हो गया ये। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा वेक्टर आया था, अगर उसको मैं एक्स एक्सिस के ऊपर ही उसके कंपोनेंट्स बनाऊं, ये देखो ये एक्स एक्सिस के इसके ऊपर कंपोनेंट्स में बनाता हूं, जो कि हमारे पास कितने थे, ये हमारे पास था 5, तो 1 2, अब यहीं से शुरू करूंगा इसके कंपोनेंट, क्योंकि हेड टू हेड रूल ये बना पड़ा है, यहां से तो शुरू नहीं करूंगा, वहीं से शुरू करूंगा जहां से उसका वेक्टर होता है, तो इनिशियल पॉइंट यहीं से मानूंगा मैं इसको। और ये एक हमारे पास आ गया वेक्टर, जो कि हमारे पास क्या है 5 आई कैप, और इधर से अगर मैं देखूं तो हमारे पास क्या था 3, तो हमारे पास क्या था 3 जे कैप, सही है। अगर मैं ये जो कंपोनेंट्स बने हैं स्टूडेंट, इस कंपोनेंट्स को उठा के मैं यहाँ पर लेके आ जाऊं नीचे की तरफ, ये वाला जो कंपोनेंट्स है इसको पैरेलली इस वेक्टर को शिफ्ट करूं मैं यहाँ से, तो हमारे पास ये वेक्टर एग्जैक्टली ये क्या बनाएगा, ये हमारे पास 5 न्यूटन का था ना, हमारे पास आई कैप, तो हमारे पास क्या बनाएगा 7 ही बनाएगा। और अगर इस वाले वेक्टर को उठा के मैं इस तरफ लेकर आ जाऊं, जो कि हमारे पास यहाँ पर बन रहा था, सही है, इसके ऊपर ही लेके आ जाऊं, तो ये कितना था 3 आई कैप, अगर मैं 4 और आई को मिलाऊंगा तो यही बनेगा। तो एग्जैक्टली ग्राफिकली हमारी बात प्रूव हो गई, और हमने देख भी लिया है कि दो कंपोनेंट, एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ के और दूसरे वेक्टर को भी उसके कंपोनेंट्स में तोड़कर अगर हम ऐड करते हैं आपस में, तो जो हमारे पास हेड टू टेल रूल के मुताबिक रिजल्ट बनता है वही आपका रिजल्ट आएगा या मैग्नीट्यूड आएगी। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको कंपोनेंट्स को तोड़ना भी आ गया होगा। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि आपको जो है कंपोनेंट खुद से ग्राफिकली मिलेंगे, आपको ऐसा हुआ करेगा, आपको बोला करेंगे भाई आपके पास कोई वेक्टर ए है, मिसाल के तौर पे ए वेक्टर है जिसके आपके पास कंपोनेंट्स है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है, और आपके पास एक वेक्टर है बी, सही है, इज इक्वल टू आपके पास एक वेक्टर है ये वाला, ठीक है ना, जो कि आपके पास जो है मिसाल के तौर पे है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, सही है, प्लस इसकी तीसरी डायरेक्शन में भी एक हमें वो बता दिया है उसका कंपोनेंट्स, ठीक है, जो कि मेरे पास क्या है 3 के कैप, सही है ना। अगर उसका 3 डायमेंशन में कंपोनेंट्स होगा तो उसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। एग्जैक्टली आप इसको ऐड कैसे करोगे, तो आप बोलोगे कि आपके पास ये जो वेक्टर बनेगा, तो आप सिंपली ऐड करोगे, आपके पास कितना हो जाएगा आर आपके पास रिजल्टेंट हो जाएगा 2 + 3 कितना हो गया 5, सही है। तो ये आपके पास 5 हो गया, 5 आई कैप प्लस आपके पास ये कितना हो जाएगा 7 जे कैप। और अब आपके पास ये क्या होगा, तो स्टूडेंट इधर ये है कि हमारे पास इधर इस वेक्टर ने z की तरफ कोई डायरेक्शन तय नहीं करी थी, तो इसलिए हमारे पास ये जो था 0 कैप था। अब 0 के ओके नहीं लिखा हुआ, ये 0 लिखा हुआ है, सही है ना। तो 0 के कैप इधर ये लिखा हुआ है। अब 0 कुछ वैल्यू नहीं होती इसलिए हमने नहीं लिखा। अगर आप इन दोनों को ऐड करें, क्योंकि इस वेक्टर, ये जो बी वेक्टर था उसने कुछ हाइट भी तय करी थी, इस वाले ने तय नहीं करी थी, ठीक है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो जब इनको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, आप सिंपल इनको कैसे ऐड करोगे 3 के कैप, तो आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। सिंपली आपको इस तरह से ऐड करना है। फिर बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आपको वेक्टर की मैग्नीट्यूड और एंगल वगैरह दिए जाएंगे, तो फिर आपको कंपोनेंट्स निकालने का बोलेंगे, सही है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वेक्टर इसी मेथड से जो है ना सब कलेक्शन देखेंगे, तो वो किस तरह परफॉर्म होगी वो भी एग्जैक्टली यही है, मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, एक और चीज,
कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक वेक्टर के एक कंपोनेंट, ये कंपोनेंट का सेट है। ये अगर मैं इस आर वेक्टर की बात करूं तो एक इसका कंपोनेंट्स ये वाला बना है और एक कंपोनेंट्स ये वाला बना है। तो हमारे पास जो इसका पेयर है, पेयर ही है ना, दो वेक्टर्स है, यानी पेयर, एक पेयर जो है वो, यानी दो कंपोनेंट्स मिलके एक वेक्टर बना रहे हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एक वेक्टर के जो है दो, जो हमारा एक पेयर जो होता है, यानी पेयर के अंदर दो वेक्टर आ रहे हैं, तो हमारे पास काफी सारे पेयर कंपोनेंट्स के पेयर बनते हैं। यानी अगर मैं इस वेक्टर को किसी और तरह से ले लूं और ये इसको रोटेट करवा लूं, हमारे पास जो एक्स एक्सिस है, तो हमारे पास जो इस वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो बदल जाएंगे। अभी हमारे पास इस 7i और 7j आ रहा है ना, अगर मैं इसको शिफ्ट करवा लूँ, इस एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को अगर थोड़ा सा रोटेट करवा लूँ, तो अब ये जो एंगल थीटा बनेगा ये कम हो जाएगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस का ही इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपके पास इसके कंपोनेंट्स भी बदल जाएंगे। तो हम कह सकते हैं, अगर आप जो आपके पास जो एक्स एक्सिस, जो आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन वाला, अगर आप उसको जैसा आपने इस थीटा एंगल पे रखते हुए, आपने जैसे मिसाल के तौर पे 40 डिग्री आपका एंगल था इधर, मिसाल के तौर पे अगर आप इसको 40 डिग्री से घुमाकर आप इसको, सॉरी 45 डिग्री से घुमाकर अगर इसको आप 30 डिग्री पर या अब इससे कम या ज्यादा करते हो, इसको शिफ्ट रोटेट करवा कर इस किसको, कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी बदल जाएंगे। वो आपके पास डिफरेंट एंगल में डिफरेंट वो बनेंगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास एक वेक्टर मौजूद है जिसकी मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स हमारे पास कितनी है, 8.5 सेंटीमीटर, यानी उसकी लेंथ, जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड भी एक लेंथ ही होती है, डिस्टेंस ही होती है। अब वो हमारे पास ऊपर जो है नॉर्थ और ईस्ट की तरफ डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अभी इसके जो दो कंपोनेंट्स बने हैं हमारे पास एक्स और वाई की तरफ, एक कंपोनेंट हमारे पास 3.6.3 का बना है, दूसरा हमारे पास 8.8 का बना, 5.8 का बना है। अगर मैं इसको, इसकी डायरेक्शन सेम रखूं और इसकी मैग्नीट्यूड भी वही वेक्टर रखूं, और अगर इसको मैं थोड़ा सा इसको रोटेट करवा लूं, किसको, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम को, तो हमारे पास के कंपोनेंट्स भी देखो बदलते जाएंगे। ये देखो, तो ये देखिए हमारे पास जो है एंगल बदला, हमारे पास जो है कंपोनेंट्स देखो बदलते जा रहे हैं, वेक्टर वही है, मैग्नीट्यूड वही है। जैसे जैसे हमारे पास जो है ये रोटेट कर रहा है, तो हमारे पास उसके कंपोनेंट्स भी बदल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक हमारे पास वेक्टर के कोई एक पेयर नहीं होता है, कंपोनेंट्स का बहुत सारे होते हैं। वो डिपेंड करता है आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, आपने किस तरह से लिया है, किस एंगल से लिया है, ये देखो, ठीक है। तो जैसी जैसी हम ले रहे हैं वैसी वैसी ये बदल रहा है, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये बदल रहा है, सही है। हमारे पास के कंपोनेंट्स के सेट बहुत सारे बनने हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स के सेट्स के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, सही ना। एक वेक्टर के जो पेयर होता है कंपोनेंट्स का, उसमें दो वेक्टर होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई की। और यह हमारे पास जो है तीन पेयर भी होते हैं अगर वो 3 डायमेंशन में हो, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है और वो सारे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो है कभी भी जो वेक्टर होगा उसका जो एंगल मेजर करेंगे, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये हमारे पास एक वेक्टर है, तो ये जो हमारे पास जो एंगल हम मेजर करते हैं, एंगल बिटवीन उस वेक्टर, जो भी हमारे पास वेक्टर है, चाहे वो रिजल्टेंट हो या कोई सा भी हो, और उसको मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, जो कि हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, यानी ऊपर की तरफ घड़ी की हमारे पास सिमत इधर होती है और घड़ी की जो हमारे पास जो घर की वॉच होती है उसकी जो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, सही है। तो हमेशा हम जो है इसको लेंगे कितना, यहां से लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये 45 डिग्री है, ये हमारे पास 45 डिग्री से कितना एंगल बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक वेक्टर हमारे पास इस तरह से हो और ये हमारे पास जो है ये एंगल बना रहा हो 45 डिग्री का, ये भी, तो आपके पास ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ से बना रहा है, तो आप इसको कैसे मेजर करोगे, आप क्या बोलोगे इस एंगल को, कि आपके पास 45 डिग्री, आप बोलोगे नहीं, आपके पास जो एंगल है आप उसको चेक करोगे, भाई ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना बन रहा है,
तो ये आपके पास जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनना है वो ये वाला बनना है। एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो आपके पास होता है 180 डिग्री, सही है। तो आपके पास ये एंगल 45 का है, तो ये एंगल 45 का जब पूरे एंगल से माइनस होगा तो आपके पास कितना बचेगा, तो जब आप निकालेंगे आई थिंक आपके पास बचेगा 135। तो आपके पास इस वेक्टर का जो एंगल होगा वो 45 नहीं होगा, 135 डिग्री होगा। अगर आपके पास यहाँ पर होगा तो आप इसको देखोगे भाई किस तरह से ये एंगल बना रहा है, सही है। तो ये सारी चीजें आप इसके मुताबिक चलोगे, जो एंगल आप हमेशा लोगे वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लोगे, ठीक है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं।